गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसको हम प्यार से बोलते हैं पीजीबीपी, है ना। पीजीबीपी में बिजनेस एंड प्रोफेशन, फॉर्मल नेम इसका बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिंपल है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। पूरा पढ़ने के बाद बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल सिंपल लगता है, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि राय का पहाड़ बन जाता है। और ये है मेन इनकम टैक्स, ठीक है। छोटे छोटे रूल्स मिलके जब बहुत सारे एक साथ आने लग जाते हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है, नहीं तो रूल समझना बहुत आसान है, बहुत कॉमन सेंस वाले इसके रूल हैं, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं। इसका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा ही आएगा, 12 या 16 में भी आ सकता है, लेकिन इसका एक मेजर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं। आप 11th क्लास से अकाउंटिंग सीखते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड इनकम होती है और एक साइड एक्सपेंस होते हैं। तो हम भी इस बिजनेस एंड प्रोफेशन को इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले इनकम की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंस की बात करेंगे। इस बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम की बात 10% में ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है आज का ही लेक्चर हो, इसके बाद मैं कभी इनकम की बात करूँ ही नहीं। इसके बाद जो बात करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस की बात करूँगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझो, उनको आपसे इनकम टैक्स लेना है, और इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कब आएगा? जब आपकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। इनकम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका प्रॉफिट। ये तो कॉमन सेंस कि मैंने 10 लाख रुपए का माल खरीद के 15 लाख रुपए में बेचा, तो इन एन अकाउंटिंग टर्म 15 लाख मेरे लिए इनकम है, 10 लाख मेरा एक्सपेंस है, 5 लाख मेरा प्रॉफिट है। इनकम टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनकम पे लगेगा तो किस पे? प्रॉफिट पे ही लगेगा। अब आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएगा? कि इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो और खर्चे कम से कम हो, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा से आ जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो सरकार ने इसी माइंडसेट के साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूल्स फ्रेम कर रखे हैं। कि इनकम के लिए तो उन्होंने क्या रूल्स फ्रेम करे कि भाई साहब, अगर आप बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस एक्स हो, वाई हो कि जी हो, कोई सा भी बिजनेस हो, उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी रिसीट है सब इनकम, कोई रूल नहीं। एग्जाम्पल, मैं अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितनी भी रिसीट, जितने भी पैसे मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे लौटाने नहीं है, जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो सब मेरे बिजनेस की इनकम होगी, हर चीज़, और कोई ज़्यादा रूल नहीं। मीन्स इसका जो रूल है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन वाला रूल है कि ये भी इनकम है, यस ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी। किसी चीज़ के लिए मना किया ही नहीं कि ये इनकम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला। सबके लिए इंक्लूड करो, ताकि इनकम क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब खर्चे की बात आएगी तो खर्चे में वो लोग इंक्लूड करेंगे कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगे हैं खर्चों में। बहुत सारी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है, और हर कैटेगरी के लिए टाइम टू टाइम हमें समझाया है कि ये वाला खर्चा अलाउड नहीं है, ये वाला खर्चा सो एंड सो सर्कमस्टेंसेस में अलाउड नहीं है, ये वाला खर्चा सिर्फ इतने एक्सटेंट तक अलाउड नहीं है, और इस वाले खर्चे की तो बात ही मत करो। तो जो भी हमारी डिस्कशन होगी वो आज के बाद सारी किसके लिए होगी? एक्सपेंसेस के लिए। इनकम के लिए तो मुझे जो मैंने बोला वही सिखाना था कि ये लोग क्या कहेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड को जितनी भी रिसीट है वो सब आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। इसको आप थोड़ा एग्जांपल सोचो। आपको बीसीसी में आते आते किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 से 3 महीने तो हो ही गए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एज पर बीसीसी हमारी इनकम क्या क्या होगी? एक फीस, और क्या मेरी इनकम हो सकती है? फॉर्म्स, स्वेटर, टी शर्ट, मतलब वो फॉर्म फीस जो मैं लेता हूँ वो भी इनकम है, बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस की इनकम है। और कुछ? हाँ सर, पेपर्स बच जाते होंगे कुछ एक्स्ट्रा, तो रद्दी आप लोग भेज देते होंगे, तो रद्दी की इनकम भी हमारी बिजनेस की इनकम है। यस, बिजनेस की इनकम है। और कुछ? ये असेट टूट गए तो उसको सेल आउट कर देना, तो ये अपन कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके हैं कि बिजनेस के जो डेप्रिशिएबल असेट है ये मेरे लिए कैपिटल असेट है,
इनको बेचोगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट में से माइनस हो जाएंगे, बचे हुए पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेगा। सिर्फ दो सिचुएशन में कैपिटल गेन आएगा, या तो एसेट बाकी ना रहे या वैल्यू बाकी। तो ये पढ़ के आ चुके हैं। और मेरी क्या इनकम होगी? आपके ऑफिस से रिटर्न भी फाइल करते होंगे थोड़े बहुत? मेरे ऑफिस से रिटर्न भी फाइल होते हैं सर। तो इट मीन्स आप सेम बिल्डिंग में, या फिर बिल्डिंग की बात छोड़ो, आप खुद एज अ इंडिविजुअल असेसी आप दो बिजनेस करते हो। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हो और आप अपनी एक प्रैक्टिस भी करते हो। तो उस प्रैक्टिस से भी जो इनकम आ रही है वो भी आपकी बिजनेस की इनकम है। यस, आप 1 करो, 10 करो कि 100 करो, कितने ही बिजनेस करो, अगर आपका इंटेंशन बिजनेस का है तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की मानी जाएगी। एग्जाम्पल, आप लोगों ने मोहल्ले में कोई एक दुकान देखी होगी कि जो पूरे साल बंद रहती है, लेकिन जहाँ राखी आती है तो राखी लग जाती है वहाँ पे, जहाँ दिवाली आती है तो पटाखे बिक जाते हैं वहाँ पे, जब होली आती है तो होली के कलर आ जाते हैं। मतलब वो बिजनेस, जब वो मकर संक्रांति आएगी तो पतंग बेचने लग जाएंगे। तो ऐसे सीजनल बिजनेस होते हैं जिनका बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीना चलते हैं। तो ये भी बिजनेस है, इसकी भी जो इनकम होगी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही आएगी। इट मीन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो मेन रूल है वो है आपका इंटेंशन। क्या आपका इंटेंशन बिजनेस करने का था? क्या अगर आपका इंटेंशन बिजनेस करने का था तो वो बिजनेस आपने साल भर किया हो कि 1 दिन किया हो, उस बिजनेस में आपके हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो या सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन ही हो, उससे जो भी इनकम है, जो भी रिसीट है, सब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। एग्जाम्पल कि एक प्रॉपर्टी डीलर जो फुल टाइम प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, कोरोना आया, नोटबंदी आई, जीएसटी आए, तो जब मार्केट ठप हुआ तब उसकी प्रॉपर्टी बिकना लगभग बंद हो गई। तो मान लो उसने साल भर में कोई प्रॉपर्टी बेची ही नहीं, लेकिन बेचने के लिए अप्रोचेस बहुत करी, तो खर्चे तो हुए, इनकम नहीं हुई। तो बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे? माने जाएंगे। साल भर में उसने मेहनत करी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बेची, सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन, बिजनेस माना जाएगा। अगर इंटेंशन बिजनेस करने का था तो बिजनेस माना जाएगा। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम प्रॉपर्टी बेचने का नहीं है, फिर भी मेरा एक फ्रेंड कह गया यार मुझे एक प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई तो बताना। एक क्लाइंट कह गया एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसे पड़े हैं, बताना कुछ हो तो मैंने दोनों की डील करा दी। उस प्रॉपर्टी डीलर से ज़्यादा 2 प्रॉपर्टी है तो मैंने बेच दी। उसने साल भर में 1 बेची, मैंने साल भर में 2 बेची, ठीक है। तो पर मेरा इंटेंशन प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने का नहीं था, तो मुझे जो कमीशन मिल रहा है कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। उसे जो कमीशन मिल रहा है कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझा? इसके लिए एक बात ये लोग बोलते हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इनकी। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर यहाँ होगा, पूरे साल भर में किसी भी टाइम पे आपने अगर बिजनेस करा है तो उससे जो भी इनकम आ रही है आपको काम मिल जाएगी बिजनेस प्रोफेशन। और क्या इनकम होगी बीसीसी की? पिकनिक पे ले जाते हैं सर, हमसे आप 500 रुपये लेते हो और खर्चा आपका 100 रुपये का भी नहीं होता, ठीक है। तो उसमें भी जो खर्चा पैसा बच गया वो भी क्या है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। पर ऐसा सही नहीं है, तुम लोग भी जानते हो, खर्चा और उल्टा हमारा ज़्यादा का होता है, ठीक है। और बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो आपको इनकम मिल रही है, क्या ये आपका कामकाज है? क्या है? तो कहा जाएगा अदर सोर्सेज। सर आपका तो कामकाज ही यही है कि दिन भर शेयर्स में पड़े रहते हो। आप सुबह से उठते हो 11 बजे, 3 बजे तक, जब तक शेयर बाजार बंद नहीं होता आपकी आंखें स्क्रीन के सामने से हटती नहीं है। तो अगर ये मेरा इन्वेस्टिंग का बिजनेस है, शेयर्स में ट्रेडिंग करना ही मेरा कामकाज है, तो उन शेयर्स को परचेज सेल करने से अब जो इनकम हो रही है वो कैपिटल गेन में ना जाके कहाँ आएगी? मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। उस शेयर्स से जो मेरे को रेगुलर नेचर के डिविडेंड मिल रहे हैं या इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो भी कहाँ आएंगे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएंगे। ये रही बात लिखी हुई। If an assessee deals in the trade of selling and purchasing of securities, the profit arising from such sale and purchase shall be charged to the tax under this head. Any interest received on such security shall also be taxed under this head. वापस से बात किसकी आ गई? इंटेंशन की। मेरा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील करना बिजनेस का इंटेंशन था, तो वो कहाँ माना जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा। नहीं सर ये मेरा कामकाज नहीं है पर पैसे हैं तो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा? फिर अदर सोर्सेज में जाएगा। क्लियर है? इट मीन्स अब जब मैं अदर सोर्सेज आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एक बात आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दूंगा कि इफ़ सो एंड सो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है तो फिर वो किसकी इनकम है? अदर सोर्सेज की। एग्जाम्पल, टेंट हाउस वालों का काम क्या होता है? चीज़ें रेंट पे देना, ठीक है।
तो अब अगर किसी का यही कामकाज है चीज़ें रेंट पे देना, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लेकिन कामकाज नहीं है, इक्का दुक्का कोई चीज़ रेंट पे दे दी तो फिर कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। और क्या इनकम होगी बीसीसी की? सर आपका जो अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता होगा, तो अगर वो बिजनेस का अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर ये किसकी इनकम है? अदर सोर्सेज की इनकम है। ठीक है, और कुछ? बीसीसी की बात करो, मेरी बात मत करो। मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, मिलता कुछ भी नहीं है मुझे। बीसीसी की बात करो। बच्चों से आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल पते की बात करी छोरे ने। आपका बिल्डिंग का रेंट माफ़ हो गया, मान लो लैंडलॉर्ड का छोरा, मैंने पढ़ाया 100 मार्क्स आगे उसके, उन्होंने कहा इसी खुशी में 1 साल का रेंट माफ़, तो वो भी मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन की क्या है? इनकम है। इनडायरेक्ट वे में खर्चा नहीं माना जाएगा, तो क्या है वो मेरे लिए? इनकम है। और कुछ बोल भाई, कुछ ये बोल रहा था आप स्कूल जाते हो, वहाँ से पैसे लेते हो, तो वो अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन वो मेरे कंसल्टेंसी वाला पार्ट है। मैं बीसीसी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। और कोई? अगर बीसीसी का नेचर है कि वो मनी लेंडिंग पे भी डील करती है, तो उससे अरे यार अगर मत बोलो, बीसीसी का जो नेचर है उसके हिसाब से बात करो। हाँ, आप जो टेस्ट सीरीज रन कर दो उसके लिए भी 1,000 रुपये ले लेते हो आप, तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन की क्या है? इनकम है। और कुछ? डाउट क्लासेस लगाई उसके लिए भी, मतलब ये तो जितनी भी फीस में लेता हूँ पढ़ाने करने की, सब इनकम है। मान लो आपने अपने नोट्स सेल कर दिए, तो वो भी क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। हमारे पास कुछ कंपनीज वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें संडे के लिए आपका हॉल एक सेमिनार के लिए किराए पे चाहिए, तो मैंने अगर वो मेरा हॉल 2-3 घंटे के लिए किराए पे दिया और उनसे 5,000 रुपये ले लिए, तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि जो मैंने दिया वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की प्रीमाइसेस थी। ठीक है, और कुछ? बोल तो दिया यार, पुरानी रद्दी बेच के जो पैसा आ रहा है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। और सर आपने अपने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, अब वहाँ से एड रन हो रही है और आपको उधर से पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी किसकी इनकम है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। और कुछ? सर आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचने लग गए, पेन ड्राइव बेचने लग गए, तो वो भी आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। और कुछ? सब कुछ यही तो रूल है कि अगर आप कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, वो जो मेन इनकम आ रही है वो तो है ही है, उससे जुड़ी हुई छोटी मोटी जितनी भी रिसीट्स है जो आपको वापस नहीं लौटानी, वो आपके लिए क्या है? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। एग्जाम्पल, इस बिजनेस से रिलेटेड मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी को पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई प्रीमाइसिस का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई असेट का कॉन्ट्रैक्ट हो, XYZ कोई सा भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से मुझे क्या मिला? कंपनसेशन मिला। तो ये कंपनसेशन मुझे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से मिला है, तो ये भी मेरे लिए क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। समझे कि नहीं? मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, एजेंसी ले रखी थी, सामने वालों ने मेरी एजेंसी कैंसिल कर दी, फ्रेंचाइजी कैंसिल कर दी, तो मुझे उसके लिए भी क्या दिया? कंपनसेशन दिया। तो ये भी मेरे लिए क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और जो छोटी मोटी चीज़ें हम सोच नहीं पा रहे वो यहाँ लिखा हुआ है। पहला, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अब एनी बिजनेस और प्रोफेशन से इनका मतलब है कि वो बिजनेस आपका लीगल हो कि इलीगल हो, 1 दिन चलता हो कि 100 दिन चलता हो। मतलब मान लो हमारा मनीष ये पिक पॉकेटिंग का काम करता है, ये लोगों की जेब ब्लेड से काटता है और पीछे से हार्दिक उनकी पर्स निकाल लेता है। ठीक है, तो ये भी इनका प्रोफेशन है। इससे भी जो ये कमा रहे हैं ये भी क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। मान लो हमारा जैद मुर्जा के साथ मिलके एक चाकू दिखा के चेन खींचता है, तो ये भी इनका प्रोफेशन है, ये भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। ठीक है, अब मान लो ये दोनों खुद इनकम टैक्स वालों के पास जाए कि देखो मैंने इतनी जेब काटी है, ये कह रहा है देखो ये थैला भर के मैंने चेन लूटी है। अपन देश के सच्चे नागरिक हैं, देश का जो भी बनता है बताओ हम टैक्स देने के लिए रेडी है। इनकम टैक्स वाला इनको बिठा के चाय पिलाएगा, शरबत पिलाएगा, इनका कैलकुलेशन करके इनसे टैक्स ले लेगा और बोलेगा और करो, मज़े से करो, कोई टेंशन नहीं है, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, ओके, ऐसा ही होता है। हाँ, मान लो मैं ड्रग्स स्मगल करके लाया, उनको बोला मैंने किए ही स्मगलिंग, ये है मेरी इनकम, हाँ तो टैक्स दो। वो क्या कहेंगे? भाई हमारा काम क्या है? टैक्स देना। हम किसी की कंप्लेन कब करेंगे? जब वो हमारा टैक्स नहीं देगा, हम मर्जी पड़े जो करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
अमाउंट रिसीव एज कंपनसेशन। अब ये होमवर्क है आपका, मैं नहीं पढ़ूंगा, छोटी मोटी सारी इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। किसी भी चीज़ का कंपनसेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। मान लो एक वो हमारे यहाँ पहले एक पागल आती थी भूमिका, ठीक है, उसके पापा मम्मी हमें यूँ कह गए थे कि भाई साहब इसको तो सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ बैठा के रखा करो। मैंने हाथ जोड़ लिए तो उसके पापा यूँ बोल गए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, ठीक है। तो मान लो टॉलरेंस का भी हमें पैसा मिले, आ जाते हैं 2-4 लोग ऐसे, तो वो भी मेरे लिए क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, किसी भी चीज़ का पैसा मिला, तो ये कंपनसेशन वाली बात वहाँ होगी। आगे बढ़ते हैं, अगर ये आप पढ़ोगे है ना, ये आप लोगों के लिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ कंपनसेशन वाली बात है, थीम मैंने सुना दी। अगला, इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। अब ट्रेड एसोसिएशन क्या है? ये व्यापार संघ देखा है आप लोगों ने? हाँ, हर मार्केट का एक व्यापार संघ होता है, जितने भी व्यापारी होते हैं उससे वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मार्केट को सजाने के, मार्केट से रिलेटेड खर्चे वो लोग करते हैं। तो उनको अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो भी कौन सी इनकम मानी जाती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर। तो इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट। ये सुना है कभी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड अभी 3-4 पॉइंट में पढ़ाऊंगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड कभी भी आपको कोई पैसा रिटर्न मिलता है या किसी तरीके का आपको बेनिफिट मिलता है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने ये सुना होगा कि सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से किसको प्रमोट करती है? एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करती है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज, सब्सिडीज देते हैं कि आप अगर ये एक्सपोर्ट करोगे तो इतना साथ हम देना चाहते हैं, इतने पैसे हम आपको दे देंगे, या 100 आपका खर्चा हम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। जैसा मेन अपना जीएसटी, अगर आप सेम चीज़ इंडिया में बेचोगे तो 18% जीएसटी लगेगा, सेम चीज़ इंडिया के बाहर बेचोगे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और आपने उस चीज़ को खरीदने में जो जीएसटी पे किया होगा वो भी आपको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। समझे आप? मतलब कितना तगड़ा कंसेप्ट है। आज मैं इस चीज़ को 1 लाख रुपए में खरीद के लाया, तो जब खरीद के लाया तब 18,000 रुपये टैक्स पे करके आया। ये चीज़ कितने की पड़ गई? 1,18,000। अब मैं इसको 1,50,000 में इंडिया में बेचना चाहता हूँ, तो 1,50,000 पे 18%, 27,000 रुपीज़ में क्या लूँगा? टैक्स लूँगा। मतलब आप लोगों से मैं इसके 177 लूँगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर बाहर बेचना चाहता हूँ तो 150 के 150 ही लूँगा, कोई 27 टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इसके परचेज़ के टाइम पे जो मैंने 18,000 पे किए थे वो भी सरकार मुझे वापस दे देगी। तो ये जो सरकार मुझे पैसे वापस कर रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से, तो ये भी मेरे लिए क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है। इनकी अलग अलग स्कीम होती है। तो मैंने एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले रखा था, वो लाइसेंस मैंने बेच दिया। जनरली लाइसेंस मेरा कैपिटल एसेट होता है, कैपिटल गेन आता है, पर एक्सपोर्ट का लाइसेंस मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। इस पे क्या आएगा? मेरा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आएगी। कैश असिस्टेंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने कहा है ये चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो इतने कैश असिस्टेंस देंगे, इतने की प्लांट एंड मशीनरी देंगे, XYZ जो भी चीज़ें देंगे, जो भी मिल रहा है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मिल रही। हेलो, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज रीपेड और रीपेएबल टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट। मतलब बताया ना मैंने, वो जो GST 18,000 रुपये में पे करके लाया वो भी वापस मिल जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी है, जो भी आपने पहले पे कर रखी है, एक्सपोर्ट करने की वजह से आपको रिटर्न मिल गई है, तो जितना अमाउंट रिटर्न मिला है वो अदर सोर्स, वो आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। एनी प्रॉफिट अराइजिंग ऑन एन एक्सपोर्टर ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ये 2 सरकार की अलग अलग स्कीम है जिसमें आप जितना एक्सपोर्ट करते हो उतना आपको पैसा वापस मिलता है। मैंने पहली लाइन में बोल दिया, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी मिल रहा है सब आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करने लायक चीज़, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट से आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो सब क्या है? आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। एग्जाम्पल, आप में से किसी के पापा की कपड़ों की दुकान थी, तो मैं वहाँ गया, मैं तो ऐसे ही खरीदने गया, वो लोग मेरे को पहचान गए, मैं कहा सर आप तो ले जाओ, टेंशन नहीं। तो उन्होंने मेरे को 500,000 रुपये के कपड़े फ्री में दे दिए। तो उन्होंने तो फ्री में दे दिए, इनकम टैक्स वाले उसको 1,000 रुपये की क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे।
किसी का ज्वेलरी का शोरूम था, उन्होंने मेरे को 1 किलो सोना फ्री में दे दिया, तो वो भी मेरे लिए क्या मानी जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। मान लो किसी की ट्रैवलिंग एजेंसी थी, मेरे को घूमने जाना था, मैंने उनसे बात करने कहा ले जाओ आप, तो टेंशन नहीं है, तो जितनी भी सर्विस वो लोग मेरे को फ्री में दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेरे लिए बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। इवन आप लोग जो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दे जाते हो, टीचर्स डे पे गिफ्ट दोगे, वो सब भी मेरी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है, मुझे टैक्स देना पड़ता है। अब उनको कैसे पता पड़ेगा कि मुझे क्या बेनिफिट कितने का मिला, और मैं कौन सा बताने से रहा, है ना? तो जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो साहूकार, ठीक है? लेकिन रूल तो यही है। ओके, नेक्स्ट, एनी इंटरेस्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पहले 3-4 पॉइंट एक्सपोर्ट वाले बहुत कम क्वेश्चंस में आता है, ये क्वेश्चन में आता है, ये वाला तो क्वेश्चन में आता ही आता है 10th वाला। ढंग से सुनना, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तुम उसका नाम कुछ भी रखो, रामू रखोगे, शामू रखो, ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है एक्सेप्ट रेंट, वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाती है। ये पॉइंट का एक लॉन्ग लास्टिंग डीप इंपैक्ट होता है, आज अभी अच्छे से समझ लो। रोहित फटाफट आ जाओ, चल छोड़ मत आ। ठीक है, हाँ पहले सही था, तुम टाइम पास करवा रहे हो, अब ठीक है। ओए 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 थप्पड़ हुआ साल। अरे तुम में से कोई भी सच्चा नहीं है क्या? सारे ही बेकार हो गए तो सही है, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पार्टनरशिप फॉर्म, इनके 2 पार्टनर, एक शब्बीर सर और एक अंजलि सर, ठीक है। अब पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है सुन लो। नौकर को तो मिलती है सैलरी, तो वो तो कहाँ चली जाएगी? सैलरी के हेड में। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तुम लोग मानते नहीं हो कि बीसीसी तो एक लॉस रनिंग बिजनेस है। ये बात मुझे बार बार प्रूव करनी पड़े, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी टाइम नहीं है, किसी को अगर ये बात समझ ना हो तो मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ, ऑफिस में आ जाना। अरे चलो यार, या तो पढ़ो। अब आप सोचो, पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को क्या मिलेगा? मान लो पार्टनर्स क्या है? बेवकूफ़ है, जैसे हैं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो बहुत समझदार। अगर मान लो बेवकूफ़ है तो वो क्या करेंगे? जितना भी पैसा अर्न करेंगे उसमें से जितने खर्चे उनको एक्सटर्नल पार्टीज़ को देने, वो खर्चा कर देंगे। मान लेते हैं कि अपन बीसीसी का रेवेन्यू है 50 लाख, अबे इतना ज़्यादा। मान लो बीसीसी का रेवेन्यू है 5 लाख। अगर बीसीसी का रेवेन्यू होता 50 लाख, ठीक है, उसमें से 40 लाख रुपीज़ का खर्चा हो गया, बिजली पानी सब, सैलरी वैलरी सब दे देंगे, ठीक है। नहीं यार, इतना सारा थोड़ी खर्चा करेंगे। मान लें 20 लाख का हमारा दूसरा खर्चा हो गया, हमारा नहीं इनका, ठीक है। 30 लाख रुपीज़ बचा, तो 30 लाख रुपीज़ के 2 पार्टनर क्या करेंगे भाई साहब? 50-50, 15 लाख और 15 लाख। तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट। ये क्या हुआ? प्रॉफिट। ढंग से समझना, बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रखने वाली चीज़ है। क्या बांटा इन्होंने? प्रॉफिट। तो ये जो पीसीसी है, ये इन दोनों से अलग है। इनकम टैक्स की नज़र में ये भी असेसी है, और ये दोनों भाई साहब भी क्या है? असेसी है, सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बीसीसी के ऊपर फाउंडेशन क्या है कि जैसे ही आप पैसा कमाओ, उसमें से खर्चा माइनस करने के बाद जो भी बचे, जिसको आप अपना प्रॉफिट कह रहे हो 30 लाख, वो आपका प्रॉफिट है, तो पहले आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दो,
टैक्स देने के बाद जो बच जाए वो फिर आप पार्टनर्स में बांटो, आपकी मर्जी, जितना जिसको देना हो वो दे दो, ठीक है। मतलब इनको इनके प्रॉफिट पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। और एक हार्श रियलिटी कि ये तो दोनों भाई साहब इंडिविजुअल है, तो इनके लिए तो 2.5 लाख माफ, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 20%, फिर 30%। इसके लिए ऐसी कोई स्लैब नहीं होती, इसके लिए ऐसी कोई स्लैब नहीं होती। सेम बिजनेस ये अपने नाम पे इंडिविजुअल नेम पे करते तो पहले 2.5 लाख माफ होते, फिर उसके बाद 5, 20 और 30 जो रीति रिवाज है वो। सेम बिजनेस ये किसके नाम पे कर रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे। तो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर फ्लैट रेट लगती है 30% और फिर उसके ऊपर लगता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी, तो टोटल रेट पड़ जाती है 31.2%, ठीक है। तो अब सरकार ये कहती है कि ओ बच्चू कहाँ से आएंगे, बांट ही नहीं सकता, पहले टैक्स तो दे, कि ठीक है बताओ टैक्स कितना हुआ। तो मान लो 30% को राउंड ऑफ करके अपन 10 लाख इनका टैक्स है, तो पहले ये 10 लाख क्या देंगे? टैक्स देंगे, फिर जो बचा 20 लाख वो बराबर बराबर में बांट लेंगे, 10 लाख और 10 लाख। अब आप समझो, कॉमन सेंस लगाना कि अब जो 10 लाख बटे वो मिस्टर शब्बीर और मिस्टर अब्देली की इनकम है, जो कहाँ से हो रही है? किसी बिजनेस से हो रही है। तो इन 10 और 10 पे वापस ये लोग भी टैक्स देंगे क्या? अगर देंगे तो ये तो डबल टैक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ? पागल थोड़ी है। तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो फॉर्म से प्रॉफिट होता है ना, वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। सर क्यों एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि उसके ऊपर फॉर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया। तो ये जो प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या है? एग्जेम्प्ट। क्लियर है? ये समझ में आया? लेकिन ये लोग इतने सीधे थोड़ी हैं कि पूरे 30 लाख पे 10 लाख टैक्स दे देंगे, ये तो बहुत शान है। तो ये लोग पता है क्या करते हैं? ये यूँ कहते हैं कि यार एक बात बताओ, अपने बिजनेस में अपन भी गधे की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, तो अपन काम कर रहे हैं तो अपने को सैलरी नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना। तो चलो पहले सैलरी भी माइनस करो। तो कितनी कितनी सैलरी मानी? जो भी सैलरी तुम्हें माननी हो मान लो। अभी अपन थोड़ा सा जस्टिफाइड रखते हैं कि मान लो शब्बीर सर अब्देली सर दोनों 1-1 लाख रुपए महीना तो डिजर्व करते ही करते हैं। इतना पढ़ लिख के इतना भी नहीं कमाए तो बेकार है तुम्हारा भी पढ़ना, नहीं तो, और उनका तुम्हें पढ़ाना। तो 12 लाख कितने हो गए? 24 लाख। तो 24 लाख रुपए तो उन्होंने किसके रख लिए? सैलरी के। 24 लाख। अब कितना बचा? 6 लाख, ठीक है। फिर वो 6 लाख पे टैक्स देंगे। मान लो 6 लाख पे टैक्स उनका गया कितना? 2 लाख। तो 4 लाख बचे। अब वो जो 4 लाख में से 2 इनके वो तो माफ ही है, क्योंकि तो टैक्स के बाद क्या है? टैक्स के बाद पे दोबारा टैक्स तो लग नहीं सकता। लेकिन ये जो इन्होंने 24 लाख सैलरी के माइनस करे, इसमें से 12 लाख रुपए इनके और 12 लाख रुपए इनके, ये इस पे एक स्पेशल रूल अप्लाई होता है। और वो स्पेशल रूल अप्लाई क्या होता है कि ये इनके लिए टैक्सेबल है। कौन से हेड में? नहीं, ये तुमने इनको सैलरी बोल के दी होगी, पर ये सैलरी के रूप में टैक्सेबल नहीं है। ये टैक्सेबल होंगे इनके बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूप में, क्योंकि बेटा सैलरी तो सिर्फ एक बहाना है। आप अपनी कौन सी वाली इनकम कम कर रहे हो? बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली। तो यहाँ से ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूप में बाहर निकलेंगे, तो वहाँ भी बोला तुमने सैलरी है, पर मानी क्या जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। समझे कि नहीं? क्लियर? फिर एक और बात, क्या हुआ? 12 लाख पे तो स्लैब सिस्टम लगेगा ना, इसीलिए तो सैलरी दी। हाँ, बिजनेस प्रोफेशन पे स्लैब सिस्टम नहीं लगता। किसने कहा? पार्टनरशिप पे स्लैब नहीं लगता। बिजनेस एंड प्रोफेशन तो अगर इंडिविजुअल का बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो मुझे पैसे कमाने के 5 तरीके हैं। मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, हाउस प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, कैपिटल गेन, मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस प्रोफेशन, मैं कहीं पे नौकरी भी करता हूँ, सैलरी, और थोड़ा मोटा इन्वेस्ट करके पैसे कमा लेता हूँ, अदर सोर्सेज। 5 सोर्सेज से जो मेरा टोटल है उस इनकम पे जो स्लैब लगना हो तो लगेगा ही लगेगा। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मेरे लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन की कौन कौन सी इनकम मानी जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को सैलरी बोलो, कमीशन बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, बाय व्हाटएवर नेम कॉल, कुछ भी बोलो,
सब क्या माना जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसीलिए तो इतनी कहानी सुनाई कि लग रही है आपको सैलरी है, पर सैलरी नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन। और अभी तो एक बात और है, ये लोग इतने भी सीधे नहीं, ये 6 लाख पे भी टैक्स नहीं देंगे। ये कहेंगे अबे वो आईओसी कौन देगा? आईओसी यार, ये क्या होता है आईओसी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साला हमने कैपिटल लगाया, हम नहीं लगाते तो बाजार से लाना पड़ता कि नहीं लाना पड़ता? लाना पड़ता। ब्याज देना पड़ता नहीं देना पड़ता? लाओ हमें ब्याज दो, क्योंकि हम अलग है तुम अलग हो, यही तो बोला तुमने। हम अलग है तुम अलग हो, तो हमें लाओ ब्याज भी दो। तो हम वो कह रहे हैं आईओसी भी देंगे भाई, 2-2 लाख का आईओसी देंगे। तो 2-2 लाख का क्यों दे, 2.5 लाख का देंगे हम तो 5 लाख रुपए किसके करके? आईओसी के। अब कितनी बची इसकी इनकम? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 5 लाख में से भी 2.5 लाख और 2.5 लाख इनको मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कौन सी इनकम मानी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। नहीं तो कोई विद्वान यूँ कहे सर ये तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में जाता है। तो अरे नहीं भाई, ये इंटरेस्ट नहीं, ये सिर्फ अपनी इनकम कम करने का बहाना है कि नहीं? घर की तो खेती है, तुम्हारी मर्जी पड़ते तुम यहाँ पे 10 लाख कर देते, यहाँ पे 16 लाख कर देते। तो भाई ये इनकम कहाँ से निकल रही है? बिजनेस प्रोफेशन से। तो बिजनेस प्रोफेशन की ही मानी जाएगी, ठीक है। अब जो 1 लाख बचा उसके ऊपर बीसीसी पहले 30,000 रुपये का टैक्स देगी, फिर जो 70,000 रुपये बचने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग के कितने? 35,000 जो इन दोनों के लिए क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो अब इस पूरी कहानी को समराइज करते हैं, 100 बातों की एक बात करते हैं। वो क्या कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को 3 चीज मिलती है। एक होता है रेम्यूनरेशन, जिसको तुम कमीशन बोलो, सैलरी बोलो, कुछ भी बोलो, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। एक होता है आईओसी और एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। इसमें से ये दोनों चीज एज अ एक्सपेंस पार्टनरशिप फॉर्म को अलाउड होती है, तो वहां का खर्चा है, तो तुम्हारे लिए ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। और जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा आपको दिया, वो उन्होंने टैक्स पे करके आपको दिया है, तो वो आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। याद रखोगे इस चीज को। 3 चीजों में से 2 चीज बिजनेस प्रोफेशन की और तीसरी चीज एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर किसी को रेंट भी मिल रहा है तो रेंट तो क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी होगी, तो प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो तो कहाँ जाएगा? फिर हाउस प्रॉपर्टी पे जाएगा। क्लियर है? इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके सिवा जो भी मिलेगा वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब मान लो मेरा काम है अब बीसीसी में मार्केटिंग का, और दोनों सर ने उपकार करके मुझे भी पार्टनर बना लिया और बोला आप मार्केटिंग करोगे, जितनी ग्रोथ होगी उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो मैं पार्टनर हूँ ना, तो आप उसको भले ही कुछ भी बोलो, पर वो क्या माना जाएगा मेरे लिए? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, रेम्यूनरेशन में काउंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई? ओके, चलते हैं वहाँ पर। यप, एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय के जैसे मान लो 12 लाख मुझे भी मिल रहे हैं, तो मैं तो उनके लिए एम्प्लॉय हूँ, तो वो तो उनकी सैलरी का खर्चा है। तो जैसे हम इनकम की बात कर रहे हैं, खर्चों की भी बात करेंगे। टोटल 50 लाख की इनकम में से सारे खर्चे माइनस होंगे, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम तो ये, ठीक है। अमाउंट रिसीवेबल अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। अब स्पेसिफाइड एग्रीमेंट अपन ने एक और पढ़ा ना कैपिटल गेन में, जिसमें एक लैंड ओनर अपनी लैंड ट्रांसफर कर देता है डेवलपर को, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके पोर्शंस डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, वो कैपिटल गेन का स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। बिजनेस एंड प्रोफेशन का स्पेसिफाइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? कि कुछ बिजनेसमैन किसी अपने राइवल को पैसे देते हैं, किस लिए? कि बिजनेस ना करने के लिए। जैसे जब हमने तलवंडी में सेंटर डाला, तो वहाँ से 2 बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स वाले हमारे पास आए और बोलने लगे कि आप यहाँ से अपना सेंटर हटा लो, जो पैसे बोलोगे हम देने के लिए रेडी है। मैं ठीक है। उन्होंने कहा बताओ आप सेंटर से कितना कमा लोगे? तो शब्बीर सर ने कहा 1 करोड़। तो उन्होंने कहा 2 करोड़ हम दे देते हैं, जाओ आप बिजनेस नहीं करोगे। तो अब जो शब्बीर सर को 2 करोड़ रुपए मिले, वो किस बात के मिले? बिजनेस ना करने के। तो वो भी क्या मानी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी।
समझ में आया? और इसके ऊपर सरकार दोहरी मार मारती है, क्या कि इसको अपन बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट। वो 2 करोड़ इनको दे रहा है, क्यों दे रहा है? कंपटीशन हटाने के लिए। फिर वो 2 करोड़ किससे कवर करेगा? नन्हे मुन्ने बच्चों से, है कि नहीं? तो सरकार कहती है साले जिसको मिला उसके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, और जिसने दिया उसका खर्चा भी नहीं मानेंगे। उसका खर्चा नहीं मानेंगे तो इसको भी टैक्स देना पड़ा, इसकी इनकम मानेंगे तो इसको भी टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो किस बात का पैसा मिल रहा है आपको? फॉर नॉट कैरिंग एनी एक्टिविटी, या फिर फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट और एनी कॉपीराइट। किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं तो वो भी कमाने लग जाएगा। ये ले पैसे पकड़। मतलब देखा जाए तो किसी डॉक्टर को, आपको पता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, अपन सैलरी में पढ़ने वाला है कि डॉक्टरों को क्लिनिक ना खोलने का, जब हॉस्पिटल्स वाले डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उनको कहते हैं कि अब आप हमारे यहाँ अपॉइंटेड हो तो पूरे 24 घंटे में से किसी भी टाइम पे आप अपने क्लिनिक ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पे तो वो डॉक्टर एक फॉर्मल एग्रीमेंट में आ जाता है हॉस्पिटल के साथ, जिसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जहाँ पे भी ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, वहाँ तो अब एम्प्लॉय को जो भी मिले सब क्या है? सैलरी। लेकिन यहाँ पे बिजनेस ना करने के पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, तो फिर ये क्या मानी जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर में आता है ये। नेक्स्ट है आपका रिसीट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। रिसीट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब, इसमें एक वर्ड बोलूंगा मैं, फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कहाँ गए रहे हैं? यहाँ पे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, तो अब बिजनेस एंड प्रोफेशन का हाउस प्रॉपर्टी से क्या रिश्ता नाता होता है पूरा समझ लो। हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जिस हाउस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को आप हाउस प्रॉपर्टी में कंप्लीटली क्या कर दो? इग्नोर कर दो। उसका अब हाउस प्रॉपर्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं बचा, वो पूरा कहाँ गया? बिजनेस प्रोफेशन में। तो कोई अब डेढ़ शाना बने कि यार हमने तो पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, तो ये जो बिजनेस है अब ये हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, तो मैं पता है क्या करूँगा? अब मैं मेरे ही बिजनेस से रेंट लूँगा, तो मैं यहाँ से रेंट निकाल के कहाँ ले जाऊँगा? घर पे ले जाऊँगा कि ये बिजनेस का खर्चा है और ये मेरी पर्सनल क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। उससे फ़ायदा पता है क्या होगा? अगर मैंने 10 लाख की इनकम मानी तो यहाँ 10 लाख का खर्चा माना जाएगा, और वहाँ पे चार्ट में मुझे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे 10 लाख का कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपए हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं शाना बन रहा है क्या है? हाँ, अपने आप को ही रेंट दे रहा है, हाँ, खुद का ही खर्चा, खुद की इनकम, तो ये अलाउड नहीं है। अगर कोई ये नोशनल रेंट वाली प्रैक्टिस फॉलो करता हो तो ये अलाउड नहीं है। ये जो खर्चा है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड नहीं है, और हाउस प्रॉपर्टी में ये तुम्हारी इनकम नहीं है। इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में तो क्या कर दो? इसको इग्नोर कर दो। और अब जो तुम बिजनेस, जिस बिजनेस में तुम खुद की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उसका रेंट तो तुम दे नहीं रहे हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जो भी खर्चा हो रहा है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या माना जाएगा? आपका खर्चा माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपल टैक्सेस में पे करता हूँ तो वहाँ भी तो अलाउड होता है ना। अब वहाँ तो आपने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो किसका खर्चा माना जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का खर्चा माना जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका खर्चा माना जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का खर्चा माना जाएगा। इस पे जो डेप्रिसिएशन है किसका खर्चा माना जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का खर्चा माना जाएगा। समझे? अपने आप को रेंट नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी पे जो भी खर्चा हो रहा है बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। अब आपने इसी प्रीमाइसिस में से कुछ पोर्शन किसी को लेट आउट कर दिया। अब जो लेट आउट किया उससे जो रेंट मिल रहा है बिजनेस को, वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की मानी जानी चाहिए कि बिजनेस और प्रोफेशन की मानी जानी चाहिए? तो शर्त यह है कि आपने जो किराए पे दिया वो क्यों दिया? ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके, ये इंटेंशन था। तो फिर जो इनकम हो रही हो किसकी मानी जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन जिसको आपने किराए पे दिया उसका बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर ये रेंट कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा।
एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, ठीक है। अब पूरी बिल्डिंग मेरी है तो एक पोर्शन उसमें खाली पड़ा था, तो मैंने क्या कर दिया कि किसी फैमिली को रेंट पे दे दिया। उस फैमिली के वहाँ रेंट पे रहने से मेरे बिजनेस का क्या लेना देना, तो वो जो रेंटल इनकम आ रही कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। अब मैंने नीचे का एक फ्लोर चौकीदार को किराए पे दे दिया, किस लिए कि भैया कभी भी यहाँ पे कोई से भी एक्टिविटी हो तो उसके नज़र में। अब मैं उस चौकीदार से रेंट भी लेता हूँ, तो वो जो मैंने किराए पे दिया वो किसके लिए दिया, स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। तो फिर वो जो रेंट है वो कहाँ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। समझ में आया। मैंने किसी ऐसे एम्प्लॉय को किराए पे दिया जिस एम्प्लॉय का मेरे इस प्रीमाइसेस पे या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रहना मेरे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर वो रेंट कहाँ पे जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, ठीक है। मैंने कहीं पे दूर दराज, शहर के दूर दराज किसी गांव में मेरी एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में मेरे जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे उसको करने के लिए मुझे शहर में आना पड़ता था। तो मैंने बैंक वालों को अप्रोच किया कि देखो इस गांव में कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं है, आप मेरे प्रीमाइसेस पे अपनी ब्रांच डाल दो, मेरा पूरा बिजनेस आपको मिल जाएगा और गांव वालों से जो एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा वो भी मिलेगा। कि हाँ हाँ हम रेडी है। मैंने कहा जगह दूंगा तो किराया भी लूँगा। तो अब मैंने ये क्वेश्चन का पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको कि अब मैंने जो फैक्ट्री के प्रीमाइसेस बैंक वालों को रेंट पे दिया है, क्यों दिया है, फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो फिर वो जो रेंट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे टाटा होती है, तो टाटा खुद की फैक्ट्री करती है और साइड में कॉलोनी काट देती है बहुत सारी, और उस कॉलोनीज में अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए देती है जगह। तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन वो के एम्प्लॉय वहाँ पे रह ही नहीं रहे, लेकिन फिर वो रहते हैं। तो सर वो भी उसी के अंदर आया नहीं है। टाटा पे क्यों जा रहा है बेटा, थर्मल कॉलोनी पे चल जा, हमारे नदी पार क्षेत्र में इतना पास में ही है। तो थर्मल वालों ने कॉलोनी बना रखी है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको वहाँ पे थर्मल वालों ने क्वार्टर दे रखा था। तो उसने एक बार कहा, मतलब बहुत टाइम बाद मिला, मैंने कहा और सब कुछ ऐसा चल रहा है कि यार अब तो हम शिफ्ट हो गए। मैंने कहा शिफ्ट हो गए कि हमने हमारा घर बना लिया। मैंने गधे, कंपनी ने घर दे रखा था, घर क्यों बना लिया, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया। कह रहे नहीं यार, वो कंपनी ने जो क्वार्टर दे रखा था वो छोटा दे रखा था, हमें बड़े घर में रहना था, और फिर उस क्वार्टर में रहने का पापा की सैलरी में से 3,000 रुपये डिडक्ट होते थे कि वो भी अब हमारा बच जाएगा, इसलिए हमने घर बना लिया। इट मीन्स अब ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ की रिहाइश के लिए एक पूरी कॉलोनी बनाती है, और वो कॉलोनी उस फैसिलिटी के पास में ही होती है ताकि स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस रहे, लोगों का कम्युनिकेशन क्या रहे, आसपास रहे। अब वहाँ पे जो उनको क्वार्टर्स रेंट पे दिए जाते हैं उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो उसकी असल एनुअल वैल्यू से बहुत कम दिया जाता है। वो सिर्फ अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए दिया जाता है कि भैया कुछ तो इनसे चार्ज करो। क्यों चार्ज करो, क्योंकि अगर इनके पास कोई और ऑप्शन हो तो ये वहाँ चले जाए, यहीं डेरा डाल के बैठे ना रहे, ठीक है। इसलिए उनसे जो 2-3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही इनकम मानी जाती है, ठीक है। भाई मेरे को उसने क्लास 15 मिनट लेट छोड़ी यार, मेरी क्लास का टाइम कितने बजे तक का था, ठीक है छोड़ दो, हो गया, छोड़ दो, बोलो। ये लास्ट डाउट है। इसके बाद बेटा यहाँ तक तो आपको पढ़ के आना है, ये 13 वाला, यहाँ तक आपको फॉर्मल रीडिंग लगा के आनी, क्योंकि इलीगल बिजनेस में मैं एग्जाम्पल में दे चुका हूँ। फटाफट डाउट बोल। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी अपन खर्चों की बात कर नहीं रहे हैं, वैसे पॉइंट वैलिड है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी खर्चों में आएगा। अब जिस प्रॉपर्टी को मैं बिजनेस में काम में लेना हूँ उससे जितना भी खर्चा है वो सब बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। तो वहाँ हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस प्रोफेशन में अलाउड होगा। किसको देना चाहिए, पार्टनरशिप में तो देंगे ना यार, क्योंकि इधर खर्चा माना जाएगा तो उधर इनकम मानी जाएगी। वो दोनों एक लीगल एंटिटी है, दोनों अपने अपने नाम पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में अलाउड नहीं। कर सकता है लेकिन अलाउड नहीं है, ये फोकट का नाटक है। मतलब वहाँ पे तो 100% कंट्रोल है, पार्टनरशिप फॉर्म में 100% कंट्रोल नहीं है। आज सोचो मेरी बिल्डिंग है, बीसीसी को दे दूँ क्या, यही लूँगा ही लूँगा, है ना। और अगर मेरी ही बीसीसी है सोल प्रोप्राइटर और फिर अपनी बिल्डिंग में करना हो तो ये तो सिर्फ इंटेंशन हो गई पैसा बचाने की, टैक्स सेविंग की इंटेंशन हो गई ना। वहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में टैक्स सेविंग की इंटेंशन थोड़ी थी, ठीक है। बाय टाटा सी।